उन्हें अपने चेहरे के दाग भाते हैं, इसलिए वो घर में आईना नहीं लगाते। नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम और बात कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट की। और जैसा कि हम बात हमेशा या ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट की ही करते हैं, वजह यह है कि देश में आज ज्यादातर समस्याओं की जड़ या तार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हुए नजर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच के सामने मैथ्यूज जे नेंदुपारा, जो सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, कॉलेजियम को लेकर, भाई भतीजावाद को लेकर, तमाम चीजों को लेकर वो पीआईएल लगाते रहते हैं। यशवंत वर्मा के मामले में उन्होंने 3 बार पीआईएल लगाई, लेकिन उसके बाद भी उनको डांट सहनी पड़ी, उनको दुत्कारा गया, फटकारा गया, लेकिन वो समाज हित में ऐसे काम करते हुए नजर आते हैं और उससे कभी पीछे नहीं हटते हैं। इस बार मैथ्यूज नेंदुपारा जो पीआईएल लेकर आए, उसमें उन्होंने मांग ये की थी कि जो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती है, कोर्ट की जो कार्रवाई होती है, उनमें से कुछ की लाइव स्ट्रीमिंग सुप्रीम कोर्ट की हो जाती है, कुछ की कई हाई कोर्ट भी करते हैं। उनका ये मांग है कि जो प्रोसीडिंग होती है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाए और ये जो वीडियो हो वो वकीलों के लिए और जो लिटिगेंट हैं उनके लिए उनके एप्लीकेशन पर उपलब्ध कराए जाने का सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे। उनकी इस याचिका को जो 2 जजों की बेंच थी, जिसमें जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन बैठे हुए थे, उन्होंने खारिज कर दिया। इससे पहले उन्होंने बताया भी मैथ्यूज नेंदुपारा ने कि वो इसको लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में भी पहले याचिका लगा चुके हैं। ये मामला करीब 8-10 साल पुराना है। उस समय उनकी याचिका पेंडिंग हो गई थी। फिर जब सुनवाई के लिए आई तब बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहते हुए उसे खारिज कर दिया था कि नहीं, हम कोर्ट को सर्कस नहीं बना सकते। तो क्या कोर्ट ये मानता है या जज ये मानते हैं कि जो कुछ कोर्ट रूम में होता है उसको वीडियोग्राफी के द्वारा अगर रिकॉर्ड में रख लिया जाएगा तो उनकी जो कार्यप्रणाली है, जो कुछ कोर्ट में चल रहा है, वो आसानी से जनता देख सकेगी। हालांकि लाइव स्ट्रीमिंग होती है तो बहुत सी चीजें तो सामने आ भी जाती हैं और अब उसके जो साइड इफेक्ट हैं वो भी सामने आ रहे हैं। क्या उन साइड इफेक्ट्स की वजह से मना किया गया? लेकिन मैथ्यूज नेंदुपारा ने जो सवाल उठाया है, पहले उसको ठीक से समझ लेने की जरूरत है। उनका यह कहना था कि जो जूनियर वकील होते हैं या जो ज्यादा बहुत ही रसूख वाले, अप्रोच वाले वकील नहीं होते, उनके साथ कोर्ट के अंदर अपमानित करने वाला व्यवहार किया जाता है। कई बार लिटिगेंट को भी अपमानित किया जाता है और ये सब जो सामने बड़ा वकील खड़ा होता है उसके सह पे होता है या उसके द्वारा होता है या फिर कोर्ट उसके माध्यम से ऐसा करने की कोशिश करता है। तो अगर ये वीडियोग्राफी कराई जाएगी तो ये इस तरीके की चीजें नहीं होंगी और दूसरे जो आने वाले वकील होंगे वो भी प्रोसीडिंग्स को समझ सकेंगे कि कोर्ट में कैसे प्रोसीजर चलता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को खारिज कर दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जो जुगाड़ वाले वकील होते हैं, किस तरीके से चीजों को मैनिपुलेट करते हैं, किस तरीके से अपने प्रतिद्वंदी वकील को अपमानित करते हैं, उनके क्लाइंट्स की खिल्लियां उड़ाते हैं, जैसा कुछ फिल्मों में भी दिखाया जाता है कि जब कोई तेज तर्रार वकील होता है तो सामने वाले वकील को भी बेइज्जत करता है और उसके क्लाइंट से भी उल्टे सीधे सवाल करके उसको अपमानित करने, उसका चरित्र हनन करने की कोशिश करता है। ऐसा ही हकीकत में भी बड़े कोर्ट्स में भी चलता है। इसी चीज के लिए नेंदुपारा ने ये मांग रखी थी कि कोर्ट की कार्रवाई की वीडियोग्राफी होनी चाहिए और उस वीडियोग्राफी को बाद में जो वकील हैं या जो क्लाइंट्स हैं उनको उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिससे वो देख सके कि उनके साथ में कुछ गलतियां तो नहीं हुई है, कहीं किसी तरीके से कोई मैनिपुलेशन तो नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरीके से इसको खारिज किया गया है
और उसके पीछे जो कारण भी है वो अब कारण जनता समझ सकती है कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो रिपोर्टिंग हो रही है सुप्रीम कोर्ट की, उसकी वजह से किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट तक हिल जा रहा है। और कल की घटना तो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली लोगों के लिए रही कि किस तरीके से एक वकील ने ही और जो दूसरे वकील या फिर जो वकील से जज बन गए उनके ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की। हालांकि जूता अलग जाकर गिरा, लेकिन आज उसका फिर मजाक के तौर पर और प्रक्रिया देखने को मिली सुप्रीम कोर्ट में, जब जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच एक सुनवाई कर रही थी जजों के प्रमोशन को लेकर। अगर कहें तो ये भी सोशल मीडिया के प्रभाव से ही ये होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जजों के ऑल इंडिया एसोसिएशन एक याचिका लेकर आई है कि जो यंग स्टूडेंट जजशिप हासिल करते हैं, बड़ी लंबी तैयारी के बाद जज बनते हैं, उसके बावजूद उनकी जो आखिरी पड़ाव होता है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज तक पहुंच पाते हैं और पूरा करियर उनका निकल जाता है। दूसरी तरफ जो लोग वकालत के तौर पर करियर शुरू करते हैं, कुछ दिनों वकील रहते हैं 5, 7, 10 साल, और उसके बाद किसी की मेंटरशिप हासिल करते हैं, जुगाड़ लगा के वो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज बन जाते हैं, या 10-15 साल वो अगर प्रैक्टिस करते हैं किसी बड़े सिब्बल सिंघवी या भूषण टाइप के वकील के साथ में, तो वो डायरेक्ट हाई कोर्ट जज भी बन जाते हैं। और कई बार खैर वो तो खैर बड़े एक्सपीरियंस की बात है, पर सीधे तौर पर वकील सुप्रीम कोर्ट जज भी बन जाते हैं। दूसरी तरफ ये जो मुंसिफ जज बनते हैं या जो सिविल जज बनते हैं, इन लोगों के लिए एक क्राइटेरिया बना हुआ है और वहां बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है। इसको लेकर याचिका लगी हुई थी और इस याचिका की सुनवाई के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संवैधानिक बेंच के लिए मामला भेज दिया है। उसी सुनवाई के दौरान जब एक बात कहनी थी जस्टिस विनोद चंद्रन को, तो उन्होंने माइक को म्यूट कर दिया कोर्ट रूम का और कान में कुछ कहा, जिसके बाद जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि मेरे भाई मुझे कुछ बताना चाहते थे, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो बात कही जाए उसका गलत मतलब निकाला जाए और बाद में फिर बवाल हो, इसलिए उन्होंने माइक को म्यूट करके मेरे कान में कहा है। हालांकि ये है तो मजाक, और ये एक सच्चाई भी है कि अब जजों को भी ये समझ में आ रहा है कि वो जो कुछ कोर्ट में कह रहे हैं, जो कुछ अनावश्यक टिप्पणियां कर रहे हैं, जो कुछ अनर्गल उनके मुंह से निकल जाता है, उसका व्यापक असर देश में देखने को मिलता है। और इस सब के पीछे अगर कोई है तो सोशल मीडिया ही है, क्योंकि मीडिया तो देश में पहले भी था, अखबार और टीवी के पत्रकार पहले भी थे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ दरबारियों की तरह काम करते थे और अपना उल्लू सीधा करते थे, अपनी ब्लैकमेलिंग करते थे, खबरों को दबाया जाता था, सच्चाई को नहीं बताया जाता था और लिमिटेड चीजें जनता के सामने रखी जाती थी। लेकिन अब सोशल मीडिया के आने के बाद में हर छोटी सी छोटी चीज पर नजर है और बहुत से लोग जिन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, वहां कुछ लोग उन चीजों को ढूंढ कर पब्लिक के सामने रख देते हैं, जिससे पब्लिक को भी अगर सही तरीके से वो चीज पहुंच जाती है तो उसकी प्रतिक्रिया होती है। और इसीलिए हम भी आप लोगों के लिए ऐसे मामले लेकर आते हैं जिनसे सीधे तौर पर जनता का हित जुड़ा हुआ है, भारतीय न्यायपालिका का जो स्याह अध्याय है वो जुड़ा हुआ है या स्याह पक्ष जुड़ा हुआ है, और जो चीजें सुधार के लिए जरूरी है उनसे रिलेटेड जहां भी खबर होती है हम आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि आज हम मैथ्यूज नेदुम्पारा ने जो याचिका लगाई थी उसको आपको लेकर आए, क्योंकि ये उन्होंने जो किया था वो जनहित के लिए किया था। और अगर ऐसा होता है तो फिर कोर्ट रूम में सिब्बल सिंघवी, दुष्यंत दवे, प्रशांत भूषण, राजीव धवन टाइप के जो वकील हैं, इनकी जो सेटिंग है, इनकी जो दादागिरी है वो नहीं चल पाएगी, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग होती तो है लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सभी बेंचेस की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होती। उसमें से कुछ बेंचेस की लाइव स्ट्रीमिंग होती है और उसको भी आम जनता इतनी आसानी से लिंक नहीं हो पाती है। उसके कई सारे उसमें ऐसे ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं, कई बार वो लिंक ही नहीं हो पाता है। हम भी कई बार कोशिश करते हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग को वो कैच करें, उसको देखें, लेकिन हर बार वो हम उसको नहीं देख पाते हैं।
क्योंकि इतना जटिल उसको बना दिया गया है। लेकिन अगर वीडियो उसके उपलब्ध हो जाएंगे तो हर वो व्यक्ति जो इस चीज से रिलेटेड है, इस चीज पर रिसर्च करना चाहता है, वो उसको बारीकी से देख सकेगा और फिर उसका विश्लेषण भी उसी तरीके से कर सकेगा। क्योंकि जो रिपोर्टिंग की जाती है, जो वेबसाइटों पर भी, जो पर्टिकुलर वेबसाइट है, जो लॉ से रिलेटेड वेबसाइट है, वहां भी बहुत सी चीजों को रिपोर्ट नहीं किया जाता है, उसमें कुछ चीजें छूट जाती है, या फिर जो महत्वपूर्ण कंटेंट होते हैं उनको वो पेड वर्जन में डाल देते हैं। यानी अगर आप उनका सब्सक्रिप्शन लेंगे तभी आप उसको पूरा देख पाएंगे। उसके अलावा जो हमारे दूसरे मेन स्ट्रीम के अखबार या वेबसाइट है, वो उसमें से समरी उठाते हैं। अब समरी में उसने क्या लिया है, क्या नहीं लिया, ये उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए पूरी कार्यवाही सामने नहीं आ पाती है। और इसीलिए फिर उनके आधार पर जो लोग रिपोर्टिंग करते हैं, वीडियो बनाते हैं, वो उस तरीके से गहराई के साथ नहीं होते हैं। इसका हम एक एग्जांपल दे देते हैं कि जो अभी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की पूरी जो कार्रवाई चली थी, उसमें हमने हर दिन की जो कार्रवाई थी उसको लाइव देखा था, इसलिए हम बहुत अच्छी तरीके से उसके ऊपर वीडियो बना पाए और इसी वजह से हमारे वीडियो बहुत चले थे। और ज्यादातर जो यूट्यूबर इस पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन्होंने हमारे वीडियो को रेफरेंस के तौर पर लिया था, क्योंकि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो 6-7 घंटे की पूरी कार्रवाई को लगातार देख सके और उसकी फिर रिपोर्टिंग कर सके। दूसरी एक चीज जो सबसे बड़ी इसमें बाधा उत्पन्न करती है, वो है भारत के संविधान का आर्टिकल 348। इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होगी वो अंग्रेजी में होगी। हालांकि जो कार्रवाई के दौरान बहस वगैरह जो है वो स्थानीय भाषा में या हिंदी में हो सकती है, वो भी केवल हाई कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये सब केवल इंग्लिश में हुआ, यानी कि आम जनता की पहुंच पहले ही इसमें सीमित कर दी गई है। तो ऐसी स्थिति में फिर जनता समझेगी कैसे, जनता को ये कैसे समझ में आएगा कि जिन्हें वो न्याय का मंदिर समझते हैं, जिन्हें वो न्याय के देवता समझते हैं, वास्तव में वो लोग कर क्या रहे हैं, और अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर देश में जो 5.5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है उनका निपटारा कैसे होगा। नैंदू पारा जी पहले भी इस तरीके की याचिकाएं लगा चुके हैं, वो कॉलेजियम के खिलाफ कई याचिका लगा चुके हैं। हर बार उनकी याचिका को खारिज कर दिया जाता है, क्योंकि वो वास्तव में पब्लिक इंटरेस्ट की लिटिगेशन होती है। जबकि दूसरी तरफ हमारे देश के जो जजेस होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं, ये पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, ये पब्लिसिटी इंटरेस्ट है। लेकिन वो जानते हैं कि अगर इस तरीके की याचिकाओं पर वो सुनवाई करने बैठेंगे तो सारी की सारी उंगलियां, सारे के सारे सवाल उन्हीं के ऊपर उठेंगे, उनके भाई बंधों के ऊपर उठेंगे, और पूरी जो फ्रेटर्निटी है जजों की उसके ऊपर उठेंगे। और इसीलिए वो इन सवालों से बचना चाहते हैं, पारदर्शिता को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में लाना नहीं चाहते हैं। तो फिर उपाय जनता के पास यही है कि वो इस कॉलेजियम द्वारा स्थापित की गई इस अपारदर्शी, असंवैधानिक व्यवस्था को खत्म करने के लिए एकजुट होकर अपनी राय व्यक्त करें, सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराएं कि भारत की ज्यादातर जनता इन चीजों को अब आगे स्वीकार नहीं करेगी और 75-77 सालों से उनकी जो एक पुरानी अंग्रेजियत वाली रिवायत चल रही है उसको बदलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक गौर करने वाली बात यह है कि जिस अंग्रेजियत से हमने ये सब सीखा है वो इससे बहुत आगे निकल चुके हैं, उन्होंने बहुत सारे बदलाव कर लिए हैं। अभी ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट के एक जज यहाँ पर आए थे, और वो जज पहले एकेडमिक्स में थे, यानी कि पहले वो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर से पार्ट टाइम जज की वो करते थे, उसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया, जो हमारे देश में बिल्कुल संभव नहीं है। उन्होंने ये बात रखी भी कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के जज कभी भी संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून को रद्द नहीं कर सकते, लेकिन भारत में ऐसा हो जाता है। उन्होंने कहा कि अगर किसी कानून पर आपत्ति भी होती है तो जज केवल ये नोटिफाई करते हैं संसद को कि ये जो कानून है वो 1998 का जो यूरोपीय ह्यूमन राइट्स का कन्वेंशन है उसके खिलाफ है। यानी ह्यूमन राइट्स से संबंधित किसी मामले में अगर किसी तरह का कोई अड़चन आ रही है तब वो पार्लियामेंट को नोटिफाई करते हैं, पार्लियामेंट ही उसमें सुधार करती है। लेकिन भारत में जजों को यह अधिकार है कि वो संसद के द्वारा बनाए हुए कानूनों को रद्द कर सकते हैं, उनको रोक सकते हैं, उन पर स्टे लगा सकते हैं, असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं।
तो ये उन्होंने तारीफ नहीं की थी भारत की न्याय व्यवस्था की, बल्कि उन्होंने इस वजह से भारत की न्यायपालिका को आईना दिखाने का भी काम किया था। लॉर्ड बुरोज की मैं बात कर रहा हूं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं यूके के। उन्होंने एक बात और कही कि उनके यहाँ भी दूसरे देशों की ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी कि फैसलों को अपने यहाँ कोर्ट किया जाता है, लेकिन उसमें वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के फैसलों को लेते हैं, भारत के फैसलों को नहीं, क्योंकि भारत के फैसलों को लेकर वो न्याय कर ही नहीं सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये भी हमारे देश के जजों को समझनी पड़ेगी। फिर सवाल यही आ जाता है कि कॉलेजियम से जो आया है, सिफारिश से जो आया है, जुआड़ से जो आया है, वो इन चीजों पर ध्यान क्यों देगा? वो तो जो वकील है उसे जो लॉर्ड लॉर्ड मी लॉर्ड माई लॉर्ड कर करके जो उसका एक सातवें आसमान पर रहने की फीलिंग उसके अंदर डाल देते हैं। जब तक वो जज रहते हैं वो फीलिंग उनके अंदर घुसी रहती है। और कई तो ऐसे लोग होते हैं रिटायर होने के बाद भी वो अपने आप को मिलॉर्ड ही समझ रहे होते हैं। इसमें कई सारे उदाहरण हैं। एस मुरलीधरन जो अभी सीनियर वकील बन के वकालत भी करता हुआ नजर आता है, रोहिंटन फली नरीमन ऐसा करते हुए, या फिर एएसओ का जो अभी रिटायर हुए हैं वो भी बहुत ज्यादा ज्ञान देते हुए आजकल दिखाई देते हैं। तो इन जजों के दिमाग में ऐसा लगता है कुर्सी घुस गई है। इसका जिक्र भी जस्टिस बी आर गवई ने एक भाषण में किया था कि कुर्सी दिमाग में नहीं घुसनी चाहिए, और जब दिमाग में कुर्सी घुस जाती है तो गलत काम कराती है। अब आप खुद फैसला कीजिए कि हमारे देश के किन किन रिटायर्ड और किन किन वर्तमान जजों के दिमाग में कुर्सी घुस गई है, यानी कि उन्हें अपने पद का मद आ गया है। और मद बहुत बुरी चीज है। मद जब किसी व्यक्ति के अंदर आ जाता है, अभिमान जब किसी व्यक्ति के अंदर आ जाता है, तो वो सही काम नहीं कर पाता है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? नंदू पारा ने जो किया, जो याचिका लगाई थी, क्या सुप्रीम कोर्ट को उसे खारिज करना चाहिए था, या फिर जो मामले हैं उनकी प्रोसीडिंग्स की वीडियो रिकॉर्डिंग होनी नहीं चाहिए? क्या सिब्बल सिंघवी जैसे वकील दूसरे वकीलों के खिलाफ जो छीटाकशी करते हैं, उसे अपमानित करते हैं, या जज भी ऐसा करते हैं, वो पब्लिक के सामने नहीं आना चाहिए? आप अपनी राय दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर हाइप कीजिए और अपनी राय शब्दों की थोड़ी मर्यादा बनाए रखते हुए दीजिए। जय हिंद, जय भारत।